नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी वही हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई से अलग होने से इनकार कर दिया। लोगों को पहले ही लग रहा था कि ये जो सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता कर रही थी वो केवल एक दिखावा था और अंततः तो उन्हें यही फैसला करना था। उन्हें इस केस की सुनवाई करनी ही थी। आप जानते हैं कि ये मामला कौन सा है। ये आबकारी घोटाले का मामला है जिसमें लोअर कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वगैरह को पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया था और कहा था कि इस केस का कोई आधार ही नहीं है, बल्कि पुलिस की जांच और पुलिस वालों पर भी कड़ी टिप्पणियां की गई थीं, जिनको बाद में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने हटवा दिया था। और वहीं से ये पूरा सवाल खड़ा हुआ था जिस तरह से उस केस को दोबारा चैलेंज किया गया और उसी अदालत में चैलेंज किया गया जिस पर अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि वो लगातार बायस रही है और ऐसे फैसले देती रही है जिससे उसका बायस दिखता है। मैं उस मामले पर आऊँगा और उसके डिटेल में जाऊँगा, लेकिन ये सोचने की बात है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ये जो फैसला किया है कि वो मामले की सुनवाई करेंगी, वो उन्होंने एक बहुत नैतिक और आदर्श का आधार लिया है। और जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे उनसे सिरे से कन्नी काट गई हैं। उन्होंने क्या कहा, सबसे आसान यही होता है कि सुनवाई से वो खुद हट जाती, लेकिन उन्होंने आवेदन को सुना क्योंकि ये सिर्फ उनकी निष्पक्षता का नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका की साख का सवाल है। अगर न्यायपालिका की साख का सवाल होता तो उन्हें हट जाना चाहिए था, क्योंकि उनके सुनवाई से ही तो ये साख पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उनके पिछले फैसलों के आधार पर ही ये संदेह खड़े हो रहे हैं और इसीलिए उनका हट जाना न्यायपालिका की साख के हित में होगा। लेकिन वो बता रही हैं कि न्यायपालिका की साख बचाने के लिए वो बनी रहेंगी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने संविधान के प्रति अपनी शपथ और 34 साल की न्यायिक सेवा का हवाला दिया। कहा कि आरोपों से डर कर नहीं बल्कि निर्भय होकर फैसले लेंगी। अब निर्भय होकर फैसले लेने से उन्हें कौन रोक रहा था? क्या पहले वो निर्भय होकर फैसले नहीं ले रही थी? क्या वो पहले किसी दबाव में थी? क्या किसी इन्फ्लुएंस से होकर फैसले ले रही थी जो आज उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि निर्भय होकर फैसले लेंगे? आखिरकार उन्हें डरा कौन रहा था? क्या अरविंद केजरीवाल डरा रहे थे? क्या आम आदमी पार्टी डरा रही थी? क्या उनकी ये हैसियत, उनकी ये औकात है कि वो अदालत को और माफ़ कीजिएगा जस्टिस शर्मा को धमका सकें, डरा सकें? तो ये भी उनका एक बहुत ही लचर सा तर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका की ताकत यही है कि आरोपों का सामना करके फैसला दे, भागे नहीं। उन्होंने कहा कि जब फैसला पक्ष में हो तो प्रक्रिया स्वीकार कर ली जाती है और लेकिन खिलाफ हो तो प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं। इसे उन्होंने दोहरा मापदंड बताया है, गलत है। ये जो सीधा अटैक है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर है और ये स्थापित करने की कोशिश की गई है कि ये अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इसलिए ये प्रश्न उठा रहे थे क्योंकि फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। फैसला उनके खिलाफ तो लोअर कोर्ट में भी जा सकता था। तब उन्होंने या उनकी पार्टी के किसी नेता ने ये सवाल नहीं उठाया। वहाँ लंबी सुनवाई हुई, 4 महीने तक सुनवाई हुई, हज़ारों पेज जजेस ने पढ़े, वहाँ जज ने पढ़े, उसके बाद एक फ़ैसला सुनाया था। तो ये आप देखिए कि एक पूर्वाग्रह यहाँ उनका दिखता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा न्याय तंत्र ट्रायल पर है, इसलिए उन्होंने विवाद का सामना किया, ना कि उससे बचने का रास्ता चुना। ट्रायल का मौका दिया उन्होंने, ट्रायल न्याय तंत्र का ट्रायल हो रहा था अगर, और उन्होंने इसकी सुनवाई की है तो बहुत अच्छी बात थी। इससे दूसरे पक्ष को अपना तर्क, अपने प्रमाण, अपने सबूत, अपनी बात रखने का मौका मिला। ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने मौका देकर। लेकिन अगर उन तर्कों में दम था या नहीं था और क्यों नहीं था,
तो इसके आधार पर उन्हें जवाब भी देना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं दिया। कुल मिलाकर कहा कि रिक्यूज़ल के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनते हैं। तो ये पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं थी उनकी, और इसलिए इस आधार पर नहीं कहा जा सकता कि ये उनका उचित फैसला है। फिर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं और जहां से प्रतिक्रियाएं आई हैं उन पर भी गौर करना चाहिए। मसलन सीबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन सब ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले रिक्यूज़ल को आफ्टर थॉट और फोरम शॉपिंग बताया था। मेहता ने कहा कि ऐसे आरोपों से सभी जज प्रभावित हो सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे, ये बताया था। बीजेपी के समर्थक जो हैं और मोदी सरकार के समर्थक भी कह रहे हैं कि ये जुडिशरी को बदनाम करने का एक खेल था, इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने का आरोप लगाया, और अब कहा गया है कि फैसला आ गया है और ये अच्छा है। दूसरी तरफ जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उनका शुरू से ये कहना रहा है कि जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन वर्सेस अनसब्सिस्टेंशिएटेड एलिगेशन का संतुलन मान रहे हैं। उनका कहना यह है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि वो दिखना भी चाहिए, और इस मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलीलें रखी वो अपने आप में काफ़ी आधार है उन पर विचार करने का, और इसलिए इसे इस तरह से खारिज करना ठीक नहीं था। अब देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल ने जो 10 दलीलें दी थीं वो क्या खास थीं, उनको मैं एक बार बता देता हूं ताकि ये उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का ये फैसला देख सकें कि इन आरोपों का उन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। ध्यान रहे, अरविंद केजरीवाल अपनी दलीलें रखते हुए बार बार ये कह रहे थे कि वह जस्टिस पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देयर आर रीजनल एप्रीहेंशंस ऑफ बायस। उन्हें उनके पास तार्किक आधार हैं कि ये कोर्ट उनके मामले में पक्षपातपूर्ण ढंग से सुनवाई कर सकती है, इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता इस केस से अलग हो जाएं। तो पहला तर्क उन्होंने ये दिया कि कोर्ट हर बार ईडी सीबीआई के तर्क स्वीकार कर लेती है और उनकी हर प्रार्थना को आदेश में बदल देती है, यानी सीबीआई ईडीआई कुछ भी लेकर जाएंगे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट में, उसको तुरंत वो ओके कर देंगी, और ये एक कारण है शक होने का। फिर प्रक्रिया में असामान्य तेजी दिखाई देती है। इस मामले को अन्य मामलों की तुलना में बहुत तेज़ी से लिया गया। जो राजनीतिक विरोधी होते हैं उनकी जो केसेस होते हैं उन पर फटाफट सुनवाई हो जाती है, फटाफट निर्णय दे दिए जाते हैं, ये असामान्य तेजी है। अगर सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ भी इसी तरह से हो तो बात समझ में आती है, एक पक्ष एक संतुलन दिखता है, वो नहीं है। फिर 9 मार्च को जो एक्स पार्टी आदेश दिया था कोर्ट ने, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किए कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बिना दूसरे पक्ष को सुने ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज आदेश पर रोक लगा दी। ट्रायल कोर्ट ने मुक्त कर दिया था, वो सीबीआई उसको मामले को लेकर उनकी अदालत में गई और उन्होंने दूसरे पक्ष को सुने बिना तुरंत उस पर रोक लगा दी और कहा कि जो फैसला आया है वो प्राइमा फेसी गड़बड़ है, उसमें खामियां हैं। इसी तरह से पिछले आदेशों में पहले से गिल्टी घोषित करने वाले फैसले आए हैं। केजरीवाल को लगभग गिल्टी और करप्ट करार दिया गया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने 40,000 पेज सबूत देकर डिस्चार्ज किया था। इसी तरह से ईडी से जुड़े मुद्दों पर मौखिक अनुरोध पर भी राहत दी गई, भले ही ईडी उसमें पक्षकार रही हो या न रही हो। तो ईडी और सीबीआई के मामले में जस्टिस स्वर्णकांता जितनी उदार रही हैं, जितने उनकी रिक्वेस्ट को तुरंत स्वीकार करने में उन्हें फुर्ती दिखाई है, वो अपने आप में संदेह पैदा करती है।
इसी तरह से बिना प्रार्थना या पक्षकार होने की भी पर भी आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसको राहत दे दी गई, क्योंकि लोअर कोर्ट ने आईओ पर बहुत गंभीर टिप्पणियां की थीं और माननीय स्वर्णकांता शर्मा ने बिना कोई मांग किए, किसी ने सीबीआई, ईडी ने, पुलिस ने कोई मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन सारी टिप्पणियों को उन्होंने हटाने के आदेश दे दिए। क्यों दे दिए? ये एक बड़ा सवाल खड़ा किया था। आदेशों की भाषा और अवसर न देना, ये जवाब दाखिल करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। आदेशों में पक्षकार नहीं आए जैसी टिप्पणियां भी की गईं। ये अदालत के पूर्वाग्रह को दिखाता है। ये अरविंद केजरीवाल का आरोप था। इसी तरह से सबसे बड़ा आरोप जो था, हालांकि इसे मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, कि माननीय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 4 कार्यक्रमों में गईं। ये अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद आरएसएस का संगठन है और जो एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ऐसी विचारधारा वाले संगठन में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का जाना, उससे जुड़ा होना, ये अपने आप में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त आधार देता है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अमित शाह जैसे लोगों के बयानों से भी बायस की आशंका बढ़ी है और कुल मिलाकर जो पूरा निष्पक्षता का परसेप्शन है, व्यक्तिगत इंटीग्रिटी का सवाल नहीं है, लेकिन पार्टी के मन में रियल, ग्रेव और रीजनेबल एप्रीहेंशंस हैं कि फेयर हेयरिंग नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने मांग की थी, जैसे सत्येंद्र जैन का मामले का भी उन्होंने हवाला दिया था, उसमें भी जिस तरह से सुनवाई हुई वो भी उन्होंने उसका जिक्र किया। और इस सब के बाद उन्होंने एक और एफिडेविट दाखिल करके ये भी कहा कि माननीय जज स्वर्णकांता शर्मा के 2 बच्चे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अधीन काम करते हैं, सरकार के पैनल में हैं और इसलिए इस वजह से, और तुषार मेहता इस मामले में भी सरकार के वकील हैं, इसलिए बहुत संभव है कि यहाँ भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह लेकर आएँ। तो ये अरविंद केजरीवाल ने, अगर आप देखें तो गौर से देखें तो बहुत पर्याप्त उन्होंने आधार दिए हैं, पुख्ता आधार दिए हैं, प्रामाणिक आधार दिए हैं और जिनके बाद किसी भी जज को रुकना नहीं चाहिए, सुनवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आगे की जितनी भी सुनवाई होगी इन आरोपों के कॉन्टेक्स्ट में ही जज को देखा जाएगा। जज अब दबाव में होगा और जज अगर दबाव में, मान लीजिए पॉलिटिकल प्रेशर की बात तो पूरे दुनिया देश जानता है कि किस तरह से अदालतों पर पड़ रहे हैं। 4 जज आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट किस तरह के दबाव में है, या दूसरी जो बड़ी अदालतें हैं किस तरह से दबाव में काम कर रही हैं, छोटी अदालतें भी, ये कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई है। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का आरएसएस के संगठन, आरएसएस से जुड़े संगठन में जाना, उनके बच्चों का सरकार के पैनल में होना, तुषार मेहता के अधीन काम करना, फिर और जो पहले के जिस तरह से उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटा, ये तमाम चीज़ें हैं जो स्वर्णकांता को निष्पक्ष प्रकाश में नहीं दिखाते। तो बेशक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का ये अधिकार है कि वो किसी मामले से को सुनवाई करें या न करें, जो प्रावधान है न्याय पालिका के, उनके तहत वो ये फैसला ले सकती थी। लेकिन अगर वो इस मामले से हट जाती तो ये न्यायपालिका की साख के लिए बहुत अच्छा होता। वो अपनी साख को भी दांव में लगा रही है। उनकी साख भी इस पूरे सुनवाई के दौरान बहुत स्पष्ट रूप से कोई बहुत चमकदार नहीं हुई है, क्योंकि जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं वो घर घर तक पहुंच गए हैं, और वो आरोप ऐसे हैं जिनको जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में काटा नहीं है, उनके विरोध में अपना तर्क नहीं दिया है। तो इसका मतलब है
कि उनके पास इन आरोपों के जवाब नहीं थे। उन्होंने एक सुनवाई करनी थी, दिखाना था कि हमने अरविंद केजरीवाल को सुना, और शायद ये पहले से तय था कि वो सुनेंगी और अंत में ये फैसला भी देंगी। तो ये बहुत सारे लोगों का अनुमान था, वो अनुमान सही निकला है। इसलिए ये बहुत ही कहना चाहिए कि एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। ये एक ऐसा फैसला है जो आगे की सुनवाई पर तलवार की तरह लटकता रहेगा। हर जज के हर कमेंट पर लोगों की निगाहें रहेंगी, जज की हर सुनवाई पर निगाहें रहेंगी, और थोड़ा भी वो इधर उधर डिगते हुए दिखेंगी भी, तब भी उनके खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ बार बार मीडिया में और आम लोगों में ये संदेह खड़े किए जाते रहेंगे। तो सरकार के दबाव में हो या जस्टिस स्वर्णकांता का ये अपना निर्णय हो, जिस भी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है, कम से कम मेरी अपनी समझ कहती है कि ये उनका सही निर्णय नहीं है। ये इस मामले में अगर वो जो ट्रायल कोर्ट की लंबी सुनवाई को इग्नोर करती हैं और अपने ढंग से सुनवाई करती हैं, जो कि सरकार के पक्ष में झुकी हुई दिखती है, जो कि ईडी सीबीआई के पक्ष में झुकी हुई दिखती है, तो फिर ये इस पर संदेह के बादल भी मंडराएंगे, उंगलियां भी उठेंगी, आलोचना भी होगी, निंदा भी होगी, और कुल मिलाकर न्यायपालिका की साख पर धब्बा भी लगाएगी। तो देखना यह है कि जस्टिस स्वर्णकांता इस मामले की सुनवाई अब अगर कर ही रही हैं तो वो कितना अपने आप को निष्पक्ष रख पाती हैं, कितना वो तथ्यों और तर्कों पर जाती हैं, और कितना अपनी एक राजनीतिक जो विचारधारा अगर उनकी है और उनका किसी से कनेक्शन है, उससे प्रभावित होती हैं, या सरकार के दबाव से प्रभावित होती हैं, या अपने बच्चों के करियर को ध्यान में रख के फैसले करती हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही समझ में आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल संदेह गहरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।